नमस्कार। क्या कश्मीर में देश के गद्दारों को यह भरोसा हो गया कि वो कुछ भी करते रहे, उनके खिलाफ या तो कार्रवाई नहीं होगी और होगी भी तो सिर्फ दिखावा करने के लिए होगी? और क्या कश्मीर में देशद्रोही हरकतों पर सरकार की आंख पर पट्टी बंधी? आज ताल ठोक के ये सवाल, क्योंकि कश्मीर के पुलवामा में शनिवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एंथम गाया गया। पुलवामा के स्टेडियम में हुए इस मैच में आतंकियों के पोस्टर भी लगे और भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई। सवाल महबूबा सरकार पर इसलिए है क्योंकि जिस स्टेडियम में कई घंटों तक आतंकवादियों के पोस्टर लगे रहे वो सरकारी है और सरकारी स्टेडियम होने के नाते हर कार्यक्रम की मंजूरी पहले से ली जाती है। तो फिर प्रशासन ने क्यों इस देश विरोधी हरकत को लेकर अपनी आंखें बंद रखी? मामला सामने आया तो कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ पुलिस ने आयोजक को पूछताछ के लिए बुलाया। देश विरोध की ऐसी घटना इसी साल अप्रैल में हुई थी, जब कश्मीर की क्रिकेट टीम ने मैच के पहले पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया। उस मामले में भी कार्रवाई के दावे हुए, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। सवाल यह कि जब दिल्ली में देश विरोधी हरकतों पर देशद्रोह के मामले में कार्रवाई की जा सकती है, जब गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में देश के खिलाफ काम करने के आरोप पर कड़ा एक्शन हो सकता है, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? क्या अपने देश के अंदर ही देशद्रोह को लेकर डबल स्टैंडर्ड है? इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि देशद्रोही हरकतों पर जो सख्ती किसी और राज्य में दिखाई जा सकती है, वो कश्मीर में क्यों नहीं दिखती? जब देखो इनका दिल करता है कभी झंडे लहरा देते हैं, जब दिल करता है इनका जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये तो इनका वो है ना कि जो भी दिल में आएगा वो करेंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ। ये सख्त से सख्त एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए इसके ऊपर, और जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनको बैन ही करना चाहिए बिल्कुल, जो ऐसी एक्टिविटीज़ को होने देते हैं और करने देते हैं। केंद्र सरकार के रहते हुए और राज्य में भी सरकारें अपनी होते हुए वहाँ पर इस प्रकार पीओके का राष्ट्रगान गाया जाए, अपने राष्ट्रगान की जगह ये वहाँ की अव्यवस्था को और वहाँ की खास करके कानून और वहाँ की राष्ट्र प्रेम की जो बात है उसको बिल्कुल समाप्त करने की दिशा में एक प्रयास है। पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, जबकि एक क्रिकेट मैच के दौरान श्रीनगर के पास क्रिकेट मैच में वहाँ पर पीओके पाकिस्तान की जर्सी डाली थी प्लेयर्स ने और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया था। तो बार बार अगर ऐसी घटना हो रही है, इसका मतलब है कि उनको पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। ये जो पुलवामा में क्रिकेट मैच में इंसिडेंट हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमको इसको ओवर प्ले करने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी जो घाटी वाले लोग हैं वो शांति से रहना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच से पहले कोई ऐसी इंसिडेंट हो। तो जो वहाँ के कमांडर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और देखेंगे उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, कश्मीर में गद्दारी के गान पर सरकार के क्यों बंद है कान? दूसरा सवाल, देश में देशद्रोह पर डबल स्टैंडर्ड क्यों? तीसरा सवाल, क्या कश्मीर में कुर्सी के लिए देशहित कुर्बान है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, सरकार देशद्रोह पर दिल्ली में गर्म, कश्मीर में नरम क्यों? तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज ताल ठोक के कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इनामुल नबी हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता हैं, पहले पत्रकार रह चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, जो कि आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह होंगे, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अब से कुछ सेकंड के बाद वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। नियम आप लोग जानते हैं, 1.5 मिनट तक आप अपनी बात कह पाएंगे। उस दौरान टेलीविजन स्क्रीन पर घड़ी चलती रहेगी और जैसे ही वो काउंटडाउन क्लॉक खत्म होगी, आपकी आवाज़ खुद ब खुद बंद हो जाएगी 1.5 मिनट पूरा होते ही। संबित पात्रा, दिल्ली में आपको नारे सुनाई देते हैं, पुलवामा में नहीं सुनते क्या? बिल्कुल, हर जगह नारे सुनाई देते हैं, और ये जो नारे जो देश के खिलाफ होते हैं, और इस प्रकार नेशनल एंथम पाकिस्तान का गाना, वो भी हिंदुस्तान की मिट्टी पर, ये बिल्कुल निंदनीय है, भर्त्सनीय है, और पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है, आपने भी दिखाया है। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए ये जो पूरा कश्मीर का विवाद है, जिस प्रकार से नारे इत्यादि चलते हैं, ये 3.5 जिलों में, पूरे कश्मीर में केवल 7% जो है वो कश्मीर है, पूरे जम्मू कश्मीर में। उस 7% में भी केवल 3.5 जिलों में इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं,
उसको डील कर रही है इंडिया की आर्मी, डील कर रही है जम्मू कश्मीर का प्रशासन, डील कर रहा है, और इनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे लगता है इसको अव्यवस्था ना कहकर इसको अगर हम इस्लामाइजेशन कहें, रेडिकलाइजेशन कहें तो वो उचित होगा। और पूरे विश्व में हमने देखा है कहीं ना कहीं एक रेडिकल इस्लाम का उत्थान हो रहा है, उसमें एक बढ़ोतरी आ रही है, और इसको डील हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। आर्मी को भी फ्री हैंड दिया है। खुद आर्मी के जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा था कि इन लोगों को हम ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट के रूप में डील करेंगे। मैं तो उन लोगों से प्रश्न पूछता हूं जो इन लोगों को, ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट को प्रश्रय देते हैं और जो हुर्रियत इत्यादि को स्टेक होल्डर मानते हैं और इनसे बात करना चाहते हैं। हमारे सरकार ने स्पष्टता से कहा है ये स्टेक होल्डर नहीं है, ये ब्रेक होल्डर है, BRAKE, ब्रेक। ये तोड़ने वाले हैं और ये ब्रेक लगाते हैं पीस में, इसलिए ये स्टेक होल्डर नहीं है। सरकार इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। जो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होता है, 80,000 का पैकेज दिया गया, तो ये डेवलपमेंट की और अव्यवस्था की स्टोरी नहीं है। ये एक रेडिकल इस्लाम वहाबिजाइजेशन को फॉलो करने का तरीका है। जो सीरिया में हो रहा है उसी प्रकार व्यवस्था यहां बनाने की कोशिश है, वो हम होने नहीं देंगे। इनामुल नबी, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं क्या कश्मीर को? बिल्कुल नहीं। मैं बता दूं आपको कि ये जो पुलवामा में आज हमारे कुछ बच्चों ने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का जो ये तराना गाया है, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, ये जो सरकार है, मरकज़ी सरकार, उनके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त आया है कि यहाँ के बच्चे अब आज़ाद कश्मीर के ऑटोनॉमी से इंस्पायर हो रहे हैं। वहाँ का अपना, ये भले ही उनको ऑक्यूपाइड कहे, लेकिन उनके पास अपना प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर है। लेकिन इन्होंने अपने यहाँ जो कश्मीर है, ये पार्ट ऑफ कश्मीर जो है, इसके साथ भारत ने क्या सलूक किया? पहले हमसे प्राइम मिनिस्टर छीना गया। आवाज कट गई आपकी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, वो सारे छीन लिए गए। और यहाँ तक हद ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, पावर के या बाकी चीज़ों के, वो उसको लूटते रहे। आपको मैं बता दूँ, तकरीबन 20,000 करोड़ अभी जो है NHPC हमसे कमा रही है। और हमारा हाल क्या है? और हमें गवर्नमेंट कहती है कि हमने 40,000 का करोड़ दिया या 80,000 का करोड़ किया, उससे कुछ नहीं। जो संबित पात्रा जी ने बात की है रेडिकलाइजेशन की, मैं इनको बता दूँ कि रेडिकलाइजेशन यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ कम्युनल हार्मनी की आज भी एग्जाम्पल है। यहाँ यात्रा जब होती है तो ये मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान होते हैं जो उनको अपने कंधों पर गुफा तक, पवित्र गुफा तक ले जाते हैं। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कश्मीरी मुस्लिम होते हैं। यहाँ पर जो बेगर्स है, 3.5 लाख के करीब यहाँ भारत से आए हुए बेगर्स हैं, उनको हम पाल रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स होकर भी। भारत से आए हुए बेगर्स हैं। इनामुल नबी, 1.5 मिनट खत्म हो गया, लेकिन उस 1.5 मिनट में आपने अपना जो पूरा मानसिक स्थिति है उसको एक्सपोज कर दिया लास्ट लाइन आते आते, कि भारत से आए हुए बेगर्स हैं, उनको आप पालते हैं। जबकि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप भारत का हिस्सा हैं और भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत की सरकार, भारत की सेना आपको पाल रही है। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप भारत से आए किसी भिखारी को पाल रहे हैं। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दें। दूसरी बात, आपका समय हो गया, मैं वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा, आपका समय हो गया। फिलहाल मैं आलोक शर्मा के पास जा रहा हूं। आलोक शर्मा, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास तो अपना संविधान है, कल को कहेंगे हमारे पास तो अपनी सेना है, और पाकिस्तान की सेना जब डंडे मारती है, जूतों से मारती है, तो POK में नारा लगता है कि भारत हमें बचा ले। वो इन लोगों को नहीं दिखता क्या? आज भारत के खिलाफ नारा लगाने वालों को ये कह रहे हैं हमारे बच्चे, वो इन लोगों को नहीं दिखता? जब पाकिस्तान से जूता पड़ता है तो इधर भागते हैं लोग। देखिए, मैं समझता हूँ ये जिस तरह के विचार इन्होंने अभी व्यक्त किए हैं जी न्यूज़ पर बैठकर, ये कहीं ना कहीं एक मानसिक दिवालियेपन के और बहुत कम ज्ञान के एक प्रतीक होते हैं कि इनको शायद सही नॉलेज ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लिए हिंदुस्तान ने क्या क्या किया है। अगर आज तक सब्सिडी का मैक्सिमम उपयोग हुआ है कहीं पर, तो वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। दिल्ली में, राजधानी में बैठकर जब हम 30 रुपये लीटर का पेट्रोल इस्तेमाल करते थे, तो वहाँ पर 7.5 रुपये का पेट्रोल था, और तमाम तरह की छूट वहाँ पर आज तक दी गई हैं। आज तक हमारे संविधान में जितने मैक्सिमम अधिकार दिए गए जम्मू कश्मीर में दिए गए। लेकिन रोहित जी, आज का जो विषय है वो ये विषय है कि जो केंद्र की सरकार है और जम्मू कश्मीर की सरकार है, वो पूरी तरह से पाकिस्तान को लेकर और जम्मू कश्मीर की नीति को लेकर फेल हो गई है।
आप जो कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड की जो बात आज जी न्यूज़ ने उठाई है, मैं समझता हूं डबल स्टैंडर्ड पहले दिन से है। पीडीपी तो इनको अपने आप में मानती ही है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं या हुर्रियत के लोग हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए। अब बीजेपी अगर यहाँ स्टूडियो में बैठ के सवाल पूछे कि हुर्रियत से बात नहीं होनी चाहिए, अरे भाई आपका जो सहयोगी दल है वो तो बात करने की बात कर रहा है। आप जिस तरह की बातें विपक्ष में थे तब करते थे, आज क्या हालात हो गए हैं? जम्मू कश्मीर के 1990 के दशक के हालात हो गए हैं। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो बहुत अच्छे हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये रेडिकलाइजेशन की वजह से। रेडिकलाइजेशन एक कारण हो सकता है, लेकिन क्या पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन निकला है? क्या जिस तरह से आज तमाम वहाँ पर सिविलियन डेथ, हमारे वहाँ पर शहादत, कर्फ्यू की दर 200 दिन से ज़्यादा कर्फ्यू वहाँ पर रहा, सैकड़ों स्कूल जल गए, उसके लिए जिम्मेदार क्या हम बार बार? ठीक सर, आलोक जी 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूं आपके पास। ये भी चर्चा आज चल रही है कि कांग्रेस एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला रही है, कॉन्क्लेव कर रही है, जिसमें हुर्रियत को भी न्योता दिया गया है। ऑफिशियली क्या ऐसा है या नहीं आप बताइएगा। उसके पहले राकेश सिन्हा, जल्दी से मैं आपसे एक कॉमेंट चाहता हूँ। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में सरकार फेल हो गई है बीजेपी पीडीपी की? देखिए, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हुई है और ना वो टेररिस्ट सफल हो रहे हैं। ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं जिनका आधार सीमित होता है, वे सांकेतिकता के आधार पर समाचार बनाकर और पब्लिसिटी लेकर, पब्लिसिटी उनके लिए ऑक्सीजन होता है। सांकेतिक घटनाएं घटती हैं, अखबारों में आता है, समाचार पत्रों में छपता है, टेलीविज़न पर डिस्कशन होता है, तो उनको एक हथियार मिल जाता है कि वो हैं। वास्तव में जो अमित शाह जी ने पिछले दिनों कहा कि 3.5 जिलों में ये आतंकवाद है, देखिए पुलवामा, ये अनंतनाग और ये बारामूला, ये 3 ज़िले हैं और कुपवाड़ा में कुछ हद तक जो आतंकवादी हैं वो कौन हैं? ये मुट्ठी भर आतंकवादी। इन्होंने ठीक कहा कि अधिकांश लोग वहाँ के टेररिस्ट को मदद करते हैं, अपने कंधों पर उठा के ले जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो तथाकथित आज़ाद कश्मीर का राष्ट्रगान गा रहे हैं? वो राष्ट्र है क्या? तथाकथित आज़ाद कश्मीर में बंकर है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। मानवाधिकार का हनन है, मानवाधिकार का हनन है, बम है, पिस्टल है, और वहाँ जो महिलाओं के साथ पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, यदि उसका वर्णन मैं टेलीविज़न चैनल पर नहीं कर सकता हूँ। उसका जवाब एक ही है कि वहाँ के बंकर को तोड़ा जाए। आज वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, उस कश्मीर को लाएंगे, वहाँ जनगण मन नायक गाया जाएगा। जो घटना घटी, मुझे लगता है सरकार को थोड़ी मुस्तैदी करनी पड़ेगी। और जब तक आप स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे, ऐसे इस्लामिक ताकतें, ये इस्लामिक ताकतें हैं जो पैन इस्लाम के नाम पर जिहाद कर रहे हैं, ऐसे जिहादी ताकतों को कड़े मुकाबले से लड़ना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका नहीं है, इसका सॉल्यूशन बुलेट है। ऐसे लोगों को बुलेट के साथ ही सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आर्मी को मार रहे हैं, उनके साथ हम राजनीतिक वार्ता करें। ठीक, कर्नल साहब मैं ये बताना चाहता हूं पूरे देश को, जम्मू और कश्मीर के 3 हिस्से हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख एरिया। और ये मानवता के दुश्मनों को से मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर के कुल 4 जिले हैं जिनमें ये ट्रबल है। इन 4 जिलों के पास 3 ऑप्शन है, या तो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट। मैंने कितने कश्मीरी लोगों से पूछा, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, वो इंडिपेंडेंट को, उनको पाकिस्तान भी नहीं छोड़ेगा ना चाइना छोड़ेगा। तब आप इस 2-4 मुट्ठी भर लोग अपने पूरे जिन 4 जिले के लोगों की जिंदगी नरक क्यों बनाना चाहते हैं, इनको पाकिस्तान में मिला करके या पाकिस्तान के गुण गा करके? क्योंकि जो पीओके की जो जनता है उसकी हालत देखिए और एक पाकिस्तान आम नागरिक की हालत देखिए कि क्या पाकिस्तान का आम नागरिक भारत के आम नागरिक से सुखी है? क्या उसकी स्वतंत्रता उतनी है जितनी भारतवर्ष से मिली हुई है? तो इन चंद लोगों ने इस पूरी मानवता को बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है। और मैं कश्मीरी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं कि इनके बहकावे में आके अपनी जिंदगी नरक ना बनाएं और अपने काउंटर पार्ट पीओके को देख लें कि उनमें क्या हालत है आम आदमी की। ये ऑप्शन आप अपने दिल में विचार के देखें कि आपके साथ जम्मू रीजन जाएगा नहीं, लद्दाख रीजन जाएगा नहीं। ये कुल 4 जिले हैं, ये 4 जिले इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम मान लो इंडिपेंडेंट तो वो कर भी दें तो चाइना क्या तुम्हें इंडिपेंडेंट रहने देगा? क्योंकि सीपीसी साइन हो चुकी है, चाइना ने पूरे पाकिस्तान को घेरने के इरादे बना लिए हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं अगले 30 साल में पाकिस्तान का नाम भी मिट जाएगा। ठीक है, इनामुल नबी, आप लोग कहां ले जाना चाहते हैं उन 4 जिलों को? बिल्कुल ये गलत प्रोपेगेंडा है, बल्कि जिस चीज़ पर बीजेपी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि 3.5 जिलों में ये प्रॉब्लम है, 3.5 जिलों में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि 3.5 जिला एक खाली जम्मू प्रोविंस है।
बाकी आप देखिए कि जो मास अपराइजिंग 2016 में रही उसमें लेह से भी प्रोटेस्ट हुए, करगिल में प्रोटेस्ट हुए, द्रास में प्रोटेस्ट हुए, फिर जम्मू प्रोविंस में डोडाब में प्रोटेस्ट हुए, किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट हुए। इतना दबा मुसलमानों को जम्मू प्रोविंस में दबा कर भी लोग सड़कों पर आए और मसले कश्मीर के हल के लिए में उन्होंने पुरअमन जदोजहद की, पॉलिटिकली सड़कों पर आए। मतलब आप मान रहे हैं ना ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मसला है, यही तो वो कह रहे हैं शुरू से। वही तो मैंने सवाल पूछा था आपसे कि आप लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आप मुसलमान तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान ऐसा कर दिए, मुसलमान वैसा दबा दिया, आपने कहा अभी। नहीं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, वहां पर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कम्युनिटी को दी गई है ताकि मुसलमानों को दबाया जा अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 68% मुसलमान है, जो चाहेंगे करेंगे। आप कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, दिए गए हैं। और दूसरी बात यह है इनामुल नबी को मारा, मुसलमानों को वहां वो मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? जो है वो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आप कौन मार रहे हैं? मुसलमानों को कौन मार रहे हैं? आप सरूर में कौन मार रहे हैं? आपस में आप मर रहे हैं, किसी को मार के बैठे हैं यहाँ पे। हमें मत बोलिए कोई मार रहा है चाहता हूं, आपके भाई पीओके में खुश हैं? मैं एक मिनट कुछ पूछ सकता हूं नबी जी? आपके जो भाई पीओके में हैं वो खुश हैं पाकिस्तान में रह करके? मैं इस कश्मीर की बात करने वाला हूं। कश्मीर की बात आप बताइए। आपको ऑप्शन दिए 3, आप किस ऑप्शन को पसंद करते हैं? ना आप हम पर आप तो हम पर पैलेट चला रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताइए तो शुक्र करिए पैलेट चला रहे हैं। आपने तो हम पर गोलियां चलाई। नहीं, शुक्र करिए पैलेट चला रहे हैं भैया। कोई और देश होता तो क्या चला दिया होता है आपके ऊपर। आप तो क्लेम करें, आप यहाँ थाली में खा के यही छेद कर रहे हैं, पैलेट चला रहे हैं। मुझे बताइए, आप हमारे बच्चों को रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? आपने सैकड़ों की तादाद में हमारे बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। आज भी सैकड़ों की तादाद में हमारे जवानों को आपने बंद रखा है। आप इस कश्मीर की बात करें ना, उस कश्मीर को आप क्या करने जा रहे हैं? इस कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, कर्फ्यू लगा था, महबूबा मुफ्ती पूछ रही थी आप बच्चों को टॉफी लेने भेज रहे थे क्या, या उनकी आड़ में बम फेंकने जा रहे थे सैनिकों पर, तब आपके ऊपर पैलेट गन चली थी। संबित पात्रा बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा था हिंदुस्तान से आए भिखारी, इंडिया से आए बेगर। आप लोग जब वो 3.5-4 जिलों के लोग जिनके ऊपर कहर बन के फ्लड आया था, ये बह जा रहे थे ना, तो यही आर्मी इनकी हाथ पकड़ पकड़ बचा रही थी इनको। ये बह रहे थे, मर रहे थे ये सेपरेटिस्ट और ये नबी भी बह रहा था पानी में। कौन बचाया? चिल्लाइए मत, बैठिए। इनको तो मैं आर्मी से हाथ जोड़ के कह रहा था कि जब ये फ्लड में बह रहे थे इनको बहने देना चाहिए था, तब जाके ठीक होते ये अपने मुल्क पहुंच जाते पाकिस्तान, वहीं पे ठीक होता है। वही जवान है जिन पर आपने बचाया इनको, ऊपर से हम चिल्ला रहे हैं। इन लोगों की आदत है जहां खाते हैं वही छेद करते हैं। देखिए सीरिया का हालत क्या करके रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बचाया जिन पर आपने गोलियां चलाई। देखिए उन्हीं जवानों ने उनको बचाया जिनको आपने सैकड़ों की तादाद में बंद किया, जख्मी किया। ये वही बच्चे हैं हमारे जिन्होंने आपके जवानों को बचाया। कर दीजिएगा एक बार उनको थोड़ा सा। इनामुल नबी, ऑडियो नहीं मार। हाँ, ऑडियो कैसे आएगा जब आप चिल्लाना बंद नहीं करेंगे? तो ऑडियो कैसे आएगा सर? चिल्लाना बंद कीजिए। सुनने के लिए पहले मुंह बंद करना पड़ता है, तब कान को सुनाई देता है। आपकी आवाज सबको सुनाई दे रही है। आप एज जर्नलिस्ट बिहेव कर लीजिए ना। आप मेरे को आपसे जर्नलिज्म सीखने की जरूरत नहीं है ना। एज इंडियन बिहेव पहले भारतीय की तरह तो बिहेव कीजिए कम से कम। कोई तरीका है? आपसे मुझे पत्रकारिता नहीं सीखनी है। आपसे मुझे पत्रकारिता नहीं सीखनी है, समझे आप? मुझे पाकिस्तान के पक्ष में नारे नहीं लगाने हैं, मुझे पाकिस्तान के लिए पैरवी नहीं करनी है बैठ के टीवी पे। आप मुझे मत सिखाइए कम से कम। लगा रहे हैं बच्चे वो आपके लिए ये बच्चे आपको दिखाई देते होंगे जो पेट्रोल बम लेके फेंकने जाते हैं सैनिकों पर, उनको बच्चे कह के आप बचाने की कोशिश करते हैं। खेलो कहां आपको यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है, खुशी मनाइए इस बात की कि इस देश में लोकतंत्र है जो आपको बोलने की छूट देता है। आप किसी और जगह होते तो आपकी आवाज पहले बंद की जाती, उसके बाद बताया जाता कि कौन था। शांति रखिए, इसलिए आराम से बैठिए। आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। हम आराम से, और लगातार आपको बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए चिल्ला चोट मत कीजिए कार्यक्रम में। आराम से बैठिए, आपका मौका आएगा तब बोलिएगा। संबित अपनी बात पूरी कीजिए, 40 सेकंड में। आलोक जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए, नबी जी के व्यवहार से ही मालूम पड़ जाता है किस प्रकार का एक विघ्नकारी व्यवहार इन लोगों का रहा है।
सेपरेटिस्ट, कुछ मुट्ठी भर लोग जो हिंदुस्तान से अलग होने की ये गलत सपने देख रहे हैं, इनके व्यवहार से मालूम पड़ रहा है। दूसरी बात, मैं उत्तर एक करके पढ़ना शुरू करूंगा तो आपकी सरकार की पोल खुलती चली। नहीं, मैं उत्तर दे लीजिए। मैं जानता हूं मेरी सरकार है, दोनों जगह है। पीओके का सब खुले घूम रहे हैं, आप यहाँ के पीठ थपथपा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं पुलिस ने आयोजक को बुला लिया, उससे सवाल पूछ लिया, बड़ी हिम्मत का काम किया। सर, आसिया अंद्राबी ने 23 मार्च को 2 महीने पहले पाकिस्तान डे मनाया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। उसको तो गिरफ्तार किया, कश्मीर की क्रिकेट उसको तो गिरफ्तार किया। ऐसा उसके बाद कहाँ है वो? जेल में है, उसको डिटेन किया, पता कर लीजिए सर। डिटेन नहीं किया था, ना, उसको गिरफ्तार करना, डिटेन करने में अंतर गिरफ्तार किया था। आगे सुनिए, गांदरबल में कश्मीर की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया, आपने क्या किया? बुला के पूछताछ कर ली। हुर्रियत समर्थकों ने कहा 6 अप्रैल 2016 को हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, खुलेआम घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है उनके ऊपर। कश्मीर में कई जगह पाकिस्तान डे मना 23 मार्च 2016 को, कोई किसी का कुछ नहीं कर पाया। श्रीनगर की जामा मस्जिद में पाकिस्तान का झंडा लहराया 17 जुलाई 2015 को, कोई किसी का कुछ नहीं कर पाया। रजौरी के सरकारी स्कूल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे 25 दिसंबर 2015 को, कोई कुछ नहीं कर पाया। हर शुक्रवार को वहां पर ISIS के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते हैं, आपकी फौज पे पत्थर चलाए जाते हैं, कुछ नहीं होता। इसका उत्तर देता हूं। आप देखिए, आपने कहा कि हमारे सरकार के अंतर्गत ये सब काम हुआ, हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारी सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा, भागना भी नहीं है। मैं इतना ही सिर्फ जानना चाहता हूं और मैं देश से निवेदन करता हूं, ये जो कश्मीर की समस्या है, ये जो पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये इसलिए तो नहीं हो रहा है कि हमारी सरकार आ गई। हाँ, आपका जो विषय है कि हमें सख्ती से इनसे निपटना चाहिए, क्या हम निपट नहीं रहे हैं? देखिए, आप बोलेंगे बार बार बुरहान वानी को लेकर आते हो, ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है 2010 के बाद, 2010 में भी लगभग 200 लोग मारे गए थे, अभी 2010 के बाद जो ये इंसिडेंस हुआ उसका प्रेसिपिटेशन कहां से हुआ? बुरहान वानी के बाद सब रुक गया? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं इसीलिए हुआ है। यही प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट था कि एक बुरहान वानी जो इनका आका बना हुआ था, उसको सरकार ने मार के गिराया। उसके बाद जिस प्रकार का एक माहौल कश्मीर में बनाया गया, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने ट्वीट किया कि इतने बड़े आदमी को मार दिया, उसके ग्रेव से, उसके कब्र से। जो लड़के बेचारे तिरंगा लहरा रहे थे, झंडा फहराना चाहते थे भारत का, राष्ट्रगान गाना चाहते थे भारत का, उनको तो वहां डंडे पड़ जाते हैं। आपका डिप्टी सीएम जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता वहां। देखिए, आप बता रहे हैं हमारी मजबूत सरकार, बिल्कुल हमारी मजबूत सरकार है, क्योंकि आप कुर्सी चिपके रहना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको आज क्लियर कर दूं और सीना ठोक के क्लियर कर दूं, रोहित जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि आप भी एक नेशनलिस्ट एंकर हैं, और मैं भी आज सीना ठोक के कह सकता हूं कि यहां हम चारों लोग जो बैठे हुए हैं, ये नेशनलिस्ट लोग हैं, हम आपस में नहीं लड़े, हमें लड़ना है नबी जैसे लोगों से। आप कभी कितना भी हो जाए, आप ये भारतीय जनता पार्टी पे आक्षेप नहीं लगा सकते हैं कि हम नेशनलिस्ट नहीं हैं। हमने आज तक नहीं, रोहित जी, मैं आप सम्मान पूर्वक सुन लीजिए, मैंने केवल फैक्ट्स रखे, आपने फैक्ट्स रखे, राष्ट्रवाद को आपने फैक्ट्स रखे, आपने फैक्ट्स रखे, वो ठीक रखे, आपने फैक्ट्स रखे, वो ठीक रखे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मगर मैं बता रहा हूं, विश्वास रखिए, दिस इज द ओनली नेशनलिस्ट पार्टी। हम कॉन्क्लेव करके हुर्रियत के साथ बैठ के बातचीत नहीं करते। आलोक जी, आप उनसे पूछ लीजिएगा, हम कॉन्क्लेव करके बैठते नहीं है। जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे तो हमारे प्रधानमंत्री वहां खड़े नहीं होते हैं। जेएनयू में से कितने लोगों को पकड़ा सर, बता दीजिए ना, जो नारे लगा के चले हो गया ना। और बताइए ना कितने गिरफ्तार हुए, कन्हैया और ये जो गिरफ्तार हुए, वो दोनों तो बाहर है सर, खुले घूम रहे हैं, और वापस लोगों को वही भड़का रहे हैं। खुले घूम रहे तो हमने नहीं भेजा है, हाईकोर्ट ने बेल पे भेजा गया। आपने उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया, तो कैसे लगाया? कैसे लगाया? भी स्ट्रांग नहीं था इतना। किसने कहा? हाईकोर्ट ने इन्फेक्शन बुलाया है, इन्फेक्शन। हाईकोर्ट ने कहा ये इन्फेक्शन है। जी, वो फैसला नहीं था हाईकोर्ट का, इंटरिम तो था, फैसला तो अभी तक आया नहीं है। और उस इंटरिम में बेल मिली है। बेल, देखिए, ये तो हमने कुछ नहीं कर सकते, ये बेल देना तो कोर्ट का काम है। मगर हमने जिस प्रकार से कोर्ट में जेरा किया था, नतीजा ये रहा कि इंडाइटमेंट हुआ है। वो पढ़ के देखिए क्या लिखा है कोर्ट ने उसमें। हम उठ जाते हैं, फिर इन्हीं को बुलवा लीजिए आप। राकेश जी, आप बोलना चाहते हैं? उसके पहले मैं आलोक जी से सवाल ले रहा हूँ। आलोक जी, ये कह रहे हैं कि आप कॉन्क्लेव बुला रहे हैं, कॉन्क्लेव में आप हुर्रियत को बुला रहे हैं। इनाम साहब थोड़ा रुक जाइए। आलोक जी, क्या ऐसा कॉन्क्लेव कर रहे हैं क्या जिसमें हुर्रियत को बुला रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं समझता हूं कि मेरे पास इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पहली चीज। लेकिन अगर भारतीय संविधान के दायरे में किसी से भी बात की जाए तो ये तो स्टैंड बीजेपी का भी है। यही स्टैंड तो हुर्रियत से बातचीत का सब भारतीय संविधान के दायरे में। एक मिनट रोहित जी, सुन लीजिए। जब आप यहाँ आ रहे हो तब ऐसा कुछ तय हो गया, और रास्ते के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि अभी जगह और तारीख हमने तय नहीं की है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कुछ कार्यक्रम तो हो रहा है जिसमें आप लोग हुर्रियत को अपने मंच पे लाना चाहते हैं। क्या आप लोग ला रहे हैं या आप इस पक्ष में हैं? देखिए, उस कार्यक्रम में क्या अभिषेक मनु सिंघवी जी ने ये कहा है कि हम हुर्रियत को बुला रहे हैं? पहला सवाल मेरे पास ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन
अभी आप तो अभी देखिए ना कि एंकर भी नेशनलिस्ट हो गए हैं और एंटी नेशनलिस्ट हो गए हैं। क्यों नहीं और हुए इस हैं? पूरे देश के अंदर मात्र एक पार्टी है जो राष्ट्रवादी है, बाकी पूरा जो है पूरा देश जो है वो देशद्रोही है। ना पूरा देश नहीं, अगर कुछ एक ही लोग हैं। पार्टी यहाँ पर है, मैं पूछना चाहता हूँ पूरा देश कितने क्यों कश्मीरी देशद्रोही पंडित वापस गए हैं? अरे बीच में मत बोलिए ना, मैं बीच में किसी के नहीं बोला था। मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडित 3 साल में वापस गए हैं? भगाएंगे और हम कितने बताएंगे। उद्योग वहां पर लगे हैं? 2014 में 66% पोलिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में। आज 6% वहां पर पोलिंग हुई है। जरा बता दीजिए वो क्यों इतनी 60% पोलिंग क्यों घट गई? नेहरू जी से पूछ के 2012 में 5.5 लाख टूरिस्ट गया था श्रीनगर के अंदर, इस बार 5,500 गया है। ये बता दीजिए क्यों ऐसा हो रहा है? सैकड़ों स्कूल जो हमारे टाइम में बने थे वो जल गए हैं। क्यों जल गए हैं वो? क्योंकि वहां पर राष्ट्रवादियों की सरकार है। 700 पत्थरबाजों को आपने ईद से पहले छोड़ दिया और यहां बैठकर आप प्रवचन दे रहे हैं। जेएनयू में जो लोग जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधकर नारे लगाए वो आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। आप हुर्रियत से बात आप मुझे बताइए वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? बात करिए। आज मुझे केवल ये बता दीजिए कि आपकी पाकिस्तान, अरे फिर वो हुर्रियत की बात आ गई। आप लोग डेविएट मत करिए टॉपिक को। आपने जम्मू कश्मीर को लफाजी के चक्कर में, इस चुटकी लेने के और पिन मारने के चक्कर में 1990 के दशक में पहुंचा दिया आप लोगों ने। आज ये इस डिबेट में अरे भाई कौन स्टेक होल्डर है? आप तय कर लीजिए ना। हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हुर्रियत स्टेक होल्डर नहीं है। बेकार की हमने ड्रामेबाजी सुप्रीम कोर्ट मत में भी किया कह दिया, कीजिए। 3 हमने साल हो गए सुप्रीम कोर्ट आपकी में भी कह सरकार दिया, को आए हुए। पीडीपी भी बात नहीं कर रही है हुर्रियत से। सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, हमने वहां कह दिया। सुप्रीम कोर्ट आप बताइए ना। मैं तो यहाँ एज राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बोल रहा हूँ, हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे। आप बताइए, चाय पीने गए थे आप लोग, चाय दे दे बाबा, चाय दे दे बाबा, दरवाजा बंद कर दिया था मुंह पे, याद है पिछली बार? आपके अध्यक्ष को दिखाई नहीं दे रहा? आपके अध्यक्ष को, आपके अध्यक्ष है कहाँ? मुझे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए, आपके अध्यक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या चीज नहीं दिखाई दे रहा है? लोग वहां पर विस्थापित हुए बैठे हैं। नहीं, विस्थापित तो आप लोगों ने किया था साहब, पट्टी पड़ने लग गए। स्थापित हम करेंगे, चिंता मत करिए। आज अचानक इनको कश्मीरी पंडित याद आए हैं। इतिहास में चले गए, वर्तमान में आ आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है? ओके आलोक जी प्लीज थोड़ा नहीं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। 3 साल में जब पैलेटगन चल रहा था तो पार्लियामेंट में खड़े होकर गुलाम नबी आजाद कह रहे थे ये मानव अधिकारों का हनन हो गया, और इन्हीं के सांसद आप ही के चैनल पे कह रहे थे कि बिपिन रावत जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। याद है आपको? ओके कर्नल साहब आप बोलिए। फिर विपिन रावत फिर वहां पहुंच गए। अरे भाई 3 साल में क्या हालत है जरा सोचिए बैठकर। आलोक जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, केवल मैं ये पूछना चाहता हूं कि चलिए 2 साल से या 3 साल से कश्मीर के अंदर 2 साल से ये इनके साथ की सरकार है, उससे पहले कितने कश्मीरी पंडित को आपने वापस भेजा था और क्या इंप्रूवमेंट किया था आपने कश्मीर की समस्या में? मैं उत्तर दूंगा, मैं उत्तर मैं एक बात बताऊं, मैं उत्तर दूंगा। मैं किसी बीजेपी का आदमी नहीं हूं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं इस देश को जितना नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है इतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। सर्विस सेल के मेंबर हैं। मुझे बड़ा दुख है, जवाहरलाल नेहरू जैसा स्टेटस का आदमी खाली कश्मीर से मैं हूं इसलिए कश्मीर 370। क्या पाकिस्तान के क्षेत्र में 370 है? दिवालियेपन से क्या पीओके में 370 है? और मुझे बताइए, मेरे कश्मीरी दोस्त भी बताएं कि पीओके में क्या 370 लगी हुई है? क्या वहां पीओके की जमीन को बताइए ना, ये नेहरू जी का, ये बताइए, ये नेहरू जी का 370 लगी हुई है, नेहरू जी का वादा पूरा कर दीजिए ना। आलोक जी मैं आपसे कह रहा हूं, अक़वाम मुत्तहिदा में तो नेहरू जी गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए। मुझे ये बता दीजिए क्या पीओके में 370 है? राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन पीओके में 370 आपके लिए है क्या? अच्छा एक सेकंड, ठीक है नेहरू जी, रहकर कहिए कि ठीक है नेहरू जी ने गड़बड़ी की, ठीक कर रहे हैं हम, चिंता मत करिए। फिर इनको कहिए कि प्राइम मिनिस्टर का वादा पूरा करने के लिए। ना वो आप गलत बात मत बोलिए। 370 आपके पास है। और जो संबित पात्रा जी नेशनलिस्ट बने हैं, इनसे पूछे जब भारत ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रही थी तो इनकी पार्टी और आरएसएस ब्रिटिशर्स के चमचे थे, आज ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट बन गए हैं। इनामुल नबी, बीजेपी और आरएसएस ब्रिटिशर्स के चमचे थे जब, ठीक है आज ये क्या बोलते हैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट बन गए। पाकिस्तान की चमचागिरी कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि तुम अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। सर थोड़ा अपने गिरबान में तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वादा याद दिला रहा हूं, कम से कम पाकिस्तान की चमचागिरी बंद करके बात कीजिए ना, तो आपकी आवाज और बुलंद होगी, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा तब अपनी बात रखने के लिए। अगर आप पाकिस्तान की चमचागिरी बंद करके बात करेंगे तो एक के बाद एक अधूरियत के नेताओं को जब बुलाया गया एनआईए की तरफ से, उसके बाद से आप लोग और ज्यादा तिल मिला रहे हैं। राकेश सिन्हा अपनी बात रखिए, उसके बाद में वापस आलोक शर्मा के पास जाता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात हो रहा हूं। ठीक, इनामुल नबी आपने कह दी ना अपनी बात, वो भी एंटी नेशनलिज्म है, आपने कह दी ना। इनामुल नबी अपनी बात आपने कह दी ना। आप तो कम से कम राष्ट्रीयता और गैर राष्ट्रीयता मत बताइए इनामुल नबी। आतंकवादियों के साथ आप खड़े होते हैं, हमको यह राष्ट्रीयता पढ़ाते हैं।
हमको पत्रकारिता सिखाना चाहते हैं। वो बेचारे सर पहले आपको देश के लिए तो मसला बोलना कश्मीर सीख का लीजिए, हाल नहीं कह रहे। देश के लिए तो आप बोलना लोग सीख उनको लीजिए। मजबूर कर पीओके रहे में कह रहे हैं कि बिजली हम देते हैं, आप लोग पासपोर्ट उनको किसका मजबूर लेके कर चलते रहे हैं आप हैं लोग, उठाने के लिए। बताइए ना। मुझे पाकिस्तान बताइए, पासपोर्ट घर देता है पे आपको पुलिस वाला या आपने बंदा अपनी पासपोर्ट सेवा शुरू कर रखी है गिल्ली डंडों जिसमें के दुनिया साथ घुमा लेती है, आपको अपने उनको देश में आने कौन देती है? मजबूर कर रहा है? कैसी आप बात कर रहे हैं? देखिए उनको कौन मजबूर कर रहा है? प्लीज, पत्थर चलाने आपको पर, कौन मजबूर कर रहा है बंदूक पाकिस्तान की उठाने पर पैरवी उनको करने के कौन लिए? मजबूर कर रहा है? आपको कौन मजबूर कर रहा है पाकिस्तान की पैरवी करने के लिए, बताइए ना। इनामुल नबी चिल्लाने से नहीं होता, फैक्ट पे बात कीजिए। हाइपोक्रेसी आप लोगों की है, आप लोग डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, ये आपकी स्थिति है इस समय। उन्होंने हुर्रियत के साथ बात आप लोग खाते हैं भारत का और गाते हैं पाकिस्तान का। राकेश सिन्हा बोलिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में और भारत की जो वामपंथी पार्टियां हैं और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आप जो अलगाववादी ग्रुपों में एक समानता दिखाई पड़ती है उनके सर। अभी सरकार किसकी? हाँ, एक अप्रोच में दिखाई पड़ता है दोनों में सर सरकार। मैं बता रहा हूँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ, उसी पर मैं सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। अलगाववादियों ने अभी पीडीपी अलगाववादियों, अरे सुन तो लीजिए आलोक जी, फिर आप अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं, अपनी मर्यादा मत तोड़िए ना। अरे आलोक जी अपनी मर्यादा को मत तोड़िए, मैं बोल इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुमराह करते रहेंगे। आलोक जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। मैंने बोलने से पहले खुद पर अरे सुन तो लीजिए, जो एक समानता दृश्य दिखाई पड़ती है कि दोनों ही जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ध्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डेमोक्रेटिक प्रोसेस ध्वस्त होते ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी। वो पूरे जम्मू कश्मीर को प्रस्तुत करेंगे कि देखो ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है। अभी 3.5-4 जिलों के आतंकवाद को पूरे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद बताने वाले। अब सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए पहले, अब चिल्लाना बंद कीजिए, सुनिए पहले, सुनिए। हुर्रियत को बुलाइए और चाय पिलाइए, उसके साथ गलबैया कीजिए। तो बात ही ना करें। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, सोनिया गांधी को शर्म आनी चाहिए। बाल्कनाइजेशन चाहती है हुर्रियत वालों को। हुर्रियत सुन लीजिए, उन 3 जिलों का समाधान राजनीतिक वार्ता नहीं है, मिलिट्री सॉल्यूशन है। उनको गोलियों से बात करनी चाहिए। अंततः उन 3 जिलों का समाधान राजनीतिक वार्ता से नहीं, हुर्रियत को चाय पिलाकर नहीं, उनको पैलेट गन से नहीं, बुलेट से समाधान है। पूरा जम्मू कश्मीर जल गया। बिस्मार्क ने कहा था भारतीय जनता पार्टी जिन समस्याओं का समाधान बुलेट होता है उसका समाधान डायलॉग से नहीं होता है। दूसरों को राष्ट्रवाद का पाठ 3 जिलों में हम गोलियां चलाकर समाधान करके दिखाएंगे। ये सारे 3 जिले के जो आतंकवादी हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, भारत सरकार से प्रमाण मांग रहे थे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ये भारत सरकार से कहते थे प्रमाण दो, आप और अरविंद केजरीवाल प्रमाण मांग रहे थे और आज बढ़ के राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आप आतंकवादियों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं दिल्ली में बैठकर। वहां पर भी आपकी सरकार है। कभी कन्हैया को, कभी कश्मीर के आतंकवादियों को दीजिए ऑक्सीजन। राहुल गांधी के पास और दूसरा कुछ नहीं है। कन्हैया को फांसी तो एक बात सुनिए, फांसी कौन देता है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस से फांसी की बात आपकी सरकार में होती है, इमरजेंसी की बात आपकी सरकार में होती है। और आप लोग यहाँ 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करने दीजिए। रोहित जी को कहे 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दो। 30 सेकंड, 3.5 जिलों में ऐसा है, 3.5 जिलों में ऐसा है। आलोक जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। अब चिल्लाइए मत। लोगों ने 10 लाख आर्मी के क्यों चिल्लाइए? उनको चिल्लाइए ना। आपके बगल में एक आतंकवाद के पैरोकार हैं, उन पर चिल्लाइए, मुझे चिल्ला रहे हैं। मैं 30 सेकंड में अपनी बात थोड़ा सा रुक के आलोक जी, अगर आप सब्र से सुने तब तो ये पूरा करें, वरना मैं ब्रेक ले लेता हूं। आप कहते तो अपने पास पर्याप्त विज्ञापन है चलाने के लिए। 30 सेकंड में आप लोग चाहेंगे तो अगला आधा घंटा भी विज्ञापन चलता रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दे पर भी आरएसएस और बीजेपी राष्ट्रवाद का पाठ बनाने लग आलोक जाती जी, है। आपका राष्ट्रवाद आपका राष्ट्रवाद है जो इनामुल नबी के समर्थन में दिखाई देता है। उनका राष्ट्रवाद उनका राष्ट्रवाद है जो एक दूसरे के समर्थन में दिखता है। अब आप उनको सर्टिफिकेट देते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। बजाय आप लोग अपने अपने सर्टिफिकेट दिखाने के सर अपने अपने फैक्ट्स रखिए ना, केवल अपने अपने फैक्ट्स रखिए केवल, बात ही खत्म हो जाएगी। आलोक सुन लीजिए प्लीज सर, एक दूसरे को सर्टिफिकेट ना दीजिए। आलोक जी 2014 से लेके 17 तक सभी यहाँ तो इंडिया में सर्टिफिकेट किसने देना शुरू किया? किन जिलों में घटी है, किसके द्वारा घटी है? आप इन सारे 3-4 जिलों में जो घटनाएं कंसंट्रेटेड हैं वो करने वाले कौन हैं? छोटे बच्चों को सामने लाकर कौन पत्थर फेंकवा रहे हैं आर्मी पर? उनका समाधान क्या पॉलिटिकल डायलॉग से है? क्या वो पत्थर फेंकने वालों से डायलॉग किया जाए? कांग्रेस का स्टैंड है। आप नबी पर चिल्लाने की जगह आरएसएस को दोष दे रहे हैं। सरकार में आप सरकार गिराना चाहते हैं। आप सरकार गिराना चाहते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की स्थिति नहीं हो जाए कश्मीर के। ये नबी भी यही चाहता है और आप भी यही चाहते हैं। ठीक है, कृपया ऐसा मत कीजिए। हो गई है जम्मू कश्मीर के मामले में। आलोक जी, आप में और नबी में कोई बुनियादी अंतर मुझे आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके ओके आलोक शर्मा, अब अपनी बात रखिए, क्योंकि इससे पहले बातें आलोक जी मैंने नबी को आलोक जी एक सेकेंड,
वही दिवालियापन आप भी दिखा रहे हैं, वही दिवालियापन आप दिखा रहे हैं, बोलते हैं दिवालिया करते हैं, आपसे छूट रहा है। एक सेकंड आलोक जी, कंट्रोल ऑन कश्मीर, इनामुल नबी, आपसे छूट रहा है, इनामुल नबी, क्या चल रहा है? जो पाकिस्तान बोल रहा है वही कांग्रेस बोल रही है। कश्मीर नहीं चल रहा है, कश्मीर नहीं चल रहा है। 3 जिलों के मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। जिस दिन मिलिट्री ऑप्शन पर पूरे देश में सहमति बनेगी, कश्मीर के समाधान 24 घंटे में होगा, 24 घंटे में होगा। आलोक जी अब बोलिए। तो बाकी डिस्ट्रिक्टों से आप सपा हटाइए ना। इनामुल नबी, आपका नाम आलोक है क्या? प्रॉब्लम है। इनामुल नबी, आपका नाम आलोक शर्मा है क्या? अगर मैं कह रहा हूं आलोक जी आप बोलिए, आप बीच में कूद पड़ रहे हैं, वैसे ही उनको सुन लीजिए ना कम से कम, उसके बाद बोलिएगा। आपके पास भी आऊंगा, लगातार आप चिल्ला रहे हैं बीच में बार बार। आलोक जी बोलिए अपनी बात। क्या आप हुर्रियत से बातचीत के पक्ष में हैं, या आपको लगता है जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि जिस दिन सहमति बन जाएगी 24 घंटे में समाधान हो जाएगा, ऐसा संभव है? देखिए, मैं समझता हूं अगर सहमति बन जाएगी और 24 घंटे में समाधान है, तो केंद्र की और वहां की सरकार को रोका किसने? मोदी जी ने भी चुनाव से पहले एक भाषण दिया था कि हमारी सरकार आप बोलिए मिलिट्री ऑप्शन का। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज घोषणा कीजिए कांग्रेस मिलिट्री ऑप्शन के साथ। एक बार वो पूरा घोषणा करें, ये क्या ये दोहरी बात नहीं चलेगी आपकी। पूरा कर लेने आप कहिए कांग्रेस मिलिट्री ऑप्शन चाहती है 3 जिलों में। बड़ी अजीब बात है। एक बार वो पूरा कर ले, उसके बाद देखते हैं। आलोक जी पूरा कीजिए बात। नहीं, क्या कांग्रेस के कहने से मिलिट्री ऑप्शन होगा? ये काम कांग्रेस का तय करना है कि मिलिट्री ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? छाती पीटने लगते हैं आपके लोग, सरकार का तय करने का लगते हैं, मुहर्रम मनाने लगते हैं उस दिन। अरे भाई साहब, बेकार की बातें बंद कीजिए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नाकामी तो यहाँ बैठकर आप दूसरों को देशद्रोही बनाना बंद कर मैं नेहरू जी का बार बार नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तरह से ये नाकामी नेहरू की देन है। हालत हो गई है जम्मू कश्मीर और नेहरू कम से कम अपने गिरबान में झांक कर देखिए जूनागढ़ की क्या हालात हो गई हैं। अभी आपने जम्मू के लोगों की भाषा नहीं सुनी, वहां के जम्मू के नागरिकों की बात अभी जी न्यूज पर पूरा दिखाया था, आपने शायद वो सुनी नहीं। आपको केवल दूसरों को देशद्रोही बनाने में स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है। बाकी सारा देश देशद्रोही है। आरएसएस, बीजेपी, ये 2 ऐसे चीज हैं जो केवल देशभक्त हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर आप देशभक्त हैं तो आपके आने के बाद हालात क्यों बिगड़े? आप भी आ जाइए इस देशभक्ति की। फिर वही कांग्रेसी आप आ जाइए, वो आ जाइए। अरे जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एक सीरियस इशू है। अगर आपको अभी भी सीरियसनेस तो मैं कहूंगा कि ये मानसिक दिवालियापन सरकार का। 2 सवाल थे, आप बहुत अमित शाह जी को अगर ऐसा लगता है मात्र 3.5 जिलों की समस्या है, क्या कांग्रेस हुर्रियत से बातचीत की पक्षधर है? सोचना चाहिए। आलोक जी केवल 2 सवाल थे। एक, क्या कांग्रेस हुर्रियत से बातचीत की पक्षधर है? और 2, क्या कांग्रेस मिलिट्री ऑप्शन पर सहमत होती है ऐसी स्थिति में, जैसा राकेश सिन्हा दावा कर रहे थे कि 24 घंटे में समाधान कर देंगे? आप लोग पक्षधर हैं दोनों चीजों पर? मैं आधिकारिक तौर पर कहता हूं कि जो भी ऑप्शंस इनके पास हों, ये 24 घंटे की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी 48 घंटे देती है। जो एक्शन लेना है कर लीजिए और जम्मू कश्मीर की समस्या। अभी तो आप कह रहे थे कि हम फैसला लेंगे, कि अब आपने टाइम लिमिट तय कर दी कि मैं 48 घंटे दे रहा हूं, और वो भी पार्टी से पूछे बिना। अरे भाई, उन्होंने 24 घंटे की किसने की है? आप राय दीजिए ना सर, टाइम लिमिट क्यों दे रहे हैं? यहाँ 15 मिनट से बैठकर आप टाइम लिमिट मत दीजिए ना सर, राय दीजिए। मैं 24 घंटे की तय। अरे सर, टाइम लिमिट किसने दी है? 30 वर्षों से आपने 1 लाख जवानों को शहीद किया। मिलिट्री ऑपरेशन तो यहाँ चल रहा है। आप आलोक जी को कह रहे हैं क्या? आप भी इनके आपने बच्चों को अंधा किया, इससे ज्यादा ऑपरेशन नबी आप आलोक शर्मा से कह रहे हैं क्या ये बात? आपने बस इससे ज्यादा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाएगा उसके आंख भी जाएंगे, कान भी जाएंगे, मुंह भी जाएगा। आपको चिंता मत कीजिए, थोड़ी कश्मीर देशद्रोहियों को भारत की भूमि पर आंख का नाक रखने का अधिकार नहीं है। जमीन का टुकड़ा भी तोड़ दिए जाएंगे। कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए, आपको कश्मीरी नहीं चाहिए। इनामुल नबी थोड़ा रुकिए। राकेश सिन्हा जी, आप जो बातें कह रहे हैं, यही बातें तो प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने से पहले चुनावी रैलियों में कही थी। लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने वोट दे दिया, सरकार भी बन गई, केंद्र में भी आ गए, जम्मू राज्य में भी आ गए, जम्मू कश्मीर में भी आ गए, वहां गठबंधन करके बैठ गए। लेकिन संबित पात्रा जी, वो सारी बातें वो रैलियों तक सीमित रह गई। नहीं, अब आपने राकेश जी को आगे कर दिया कि आप ये बातें कहिए, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते, हम तो कुर्सी पे आ गए, और कुर्सी पे बैठ के हम भी कांग्रेस हैं। ऐसी बात नहीं। रोहित जी, इनसे एक मिनट देखिए, मैं तो बहुत शांत था, ये मैं तो इनके बीच में ठीक है इनाम जी, इनको सुन लीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आप ही बोलिएगा। देखिए, एक स्वाभाविक प्रश्न है जो जनता भी पूछ रही है, मैं ट्विटर में भी देख रहा था, जनता पूछ रही है कि इसका उत्तर तो आप ही को देना बनता है, और इससे हम भाग नहीं सकते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है,
अभी अमित शाह जी ने परसों जब एक कॉन्क्लेव में उनसे पूछा गया, उन्होंने आश्वासित किया है कि हमारा एक कश्मीर स्ट्रैटेजी है, हम इसको ओपन में डिस्कस नहीं कर सकते, मगर आप विश्वास रखिए जब तक हम जीवित हैं, उनके वर्ड थे, जब तक हम जीवित हैं तब तक कश्मीर को कभी भी उस हद तक नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी वहीं से शुरू हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। विश्वास करिए, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं सुनिए कश्मीर 2019 में सुलझा लेंगे, कोई पेंडिंग सुनिए, बना लेंगे, आप सोच रहे हैं 2019 में करा लेंगे, 370 2019 में हटा लेंगे, आरक्षण 2019 में निपटा लेंगे। मैं बता रहा हूं, सब कुछ 2019 के लिए पेंडिंग रखेंगे, तब तक जनता ऐसे ही धक्के खाती रहेगी क्या? जब हम सरकार में आए 600 फीट का गड्ढा बना के हमको दिया, और ये पूछ रहे हैं 72 घंटे दे दिए, 24 घंटे दे दिए, यहां बना दो 100 मंजिला बिल्डिंग। अरे भैया, पहले तो 600 फीट का गड्ढा दिया था, उस गड्ढे को भरेंगे, उस गड्ढे के ऊपर तो बिल्डिंग बनाएंगे ना। तो गड्ढा भर रहे हैं, जो कांग्रेस ने दिया था, बिल्डिंग बनेगी। अब ये गड्ढा, मैं आपके बीच, देखिए मैं इनके बीच में बोल रहा था, ये क्या हो गया इनको, देखिए थोड़ा सा कश्मीर के बारे में बोलते हैं। प्लीज नेहरू जी शांत हो जाइए, अरे अरे शांत हो जाइए, तबियत शांत हो जाइए। आपके आने के बाद सर मैं कंप्लीट कर सकता हूं, डेथ बढ़ गई, कर्फ्यू के दिन बढ़ गए, स्कूल जल रहे हैं, और हमने आपको दिया था। देखिए आपको शाम को बात भी करनी है हुर्रियत से, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? उनको भी सुन लीजिए, वो आपको सुन रहे थे। हाँ, देखिए जी न्यूज़ ने एक सीरीज़ बनाया, 10 दिन एक चलाया था आपने सीरीज़, आपके राहुल जी गए थे कश्मीर, बहुत अच्छा सीरीज़ चलाया था कि वहाबिज़म गांव-गांव में जहां पे खाने को नहीं है वहां पर आप मस्जिद बना रहे हैं, 50-50 फीट ऊंचा मस्जिद बना रहे, पैसा बाहर से आया हुआ। ये 40 वर्षों तक आपने ऐसा किया। राहुल गांधी ने वहाबिज़म फैला दिया क्या? आप लोग हर चीज को टॉपिक राहुल गांधी क्यों करना चाहते हैं? राहुल गांधी के पूर्वजों ने तो फैलाया है, मैं तो राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया। ये राहुल गांधी पे वहाबिज़म पे क्यों आ गए? चर्चा चोर की दाढ़ी में तिनका बताइए, मैंने राहुल गांधी का नाम लिया क्या? मैं कंप्लीट, अरे भैया शांत होकर बैठिए, पत्थर मत फेंकिए। अरे 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 नबी साहब इतना मत चिल्लाइए, शांत होकर बैठिए, अब बोलने दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा था 700 लोगों को आपने पत्थरबाजी, जो पत्थरबाजी करते थे उनको छोड़ दिया। मौलाना आलोक प्लीज बोलने दीजिए, मैं बहुत देर तक आपको सुना, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए थोड़ा तमीज रखिए, ठीक है, थोड़ा तमीज रखिए, आप शब्दों पर नियंत्रण रखिए। ठीक है, धन्यवाद। आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं इसका मतलब नहीं कुछ भी बोलेंगे आप, बकवास बंद कीजिए, शब्दों को वापस लीजिए। 30 सेकंड नहीं बोलने दिया। रोहित जी को कहिए, आपके बातों से पता चल रहा है मसला खेल का है। बीजेपी का एजेंट कह देते हैं, अभी आपको बुरा नहीं लगता, वो आपको नबी कह देते हैं तो आपको गाली लगती है। सर समझिए ना, आप लोग आपके जो आपसी खींचतान है सर, बतौर दिल्ली के पॉलिटिशियन उसको बाहर छोड़ के आ कीजिए प्लीज। आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टियों के प्रवक्ता के पास बैठे हैं यहाँ पे, ये चुटभैया पॉलिटिक्स को बाहर रख के आ कीजिए दिल्ली की, प्लीज सर समझिए इस बात को ना। आप बड़े स्तर पे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, और आप लोग ऐसी बातों में उलझे हैं मुद्दे को छोड़ के कि हाय मुझे ऐसा कह दिया, और खुद जब दूसरे को कहते हैं तब आपको समझ में नहीं आता कि मैंने किसी को क्या कहा। नहीं क्यों कहा? सर आपने रक्षा विशेषज्ञों को बीजेपी का एजेंट कहा, मुद्दे से भागने की आदत हो गई है। शांत हो जाइए प्लीज, समित पूरा कीजिए। देखिए मैं इमरान साहब यहाँ पर दो निशान थे, दो आपको साफ कह के बात कर रहा हूँ, दो विधान रहेंगे प्लीज, दो प्रधान भी जल्दी बनेंगे। इमाम साहब एक टिकट भेजेंगे, आप पाकिस्तान चले जाना। आपको एक देश नहीं है, देश भी जो लोग ऐसे होते हैं ना वो कहीं के नहीं रहते हैं। अगली बार फ्लड में ये नजर नहीं आएंगे, अगली बार फ्लड में नजर नहीं आएंगे, चिंता मत करिए। संबित पूरा कीजिए, 20 सेकंड कैसे पूरा कर देखिए, ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि सरकार भी आपकी ऐसी ही चलेगी जिस तरीके से अभी चल रही है। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि वहाबिज्म क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप भी न्यूज में देखिए फ्राइडे के, हमने सुनिए वहाबिज्म पे रिपोर्ट दिखाई थी, मैं उसका आपकी एनआईए ने आज बुलाया है 30 सेकंड हुर्रियत के नेताओं को जिनके फंडिंग को लेकर हमने 1 साल पहले खुलासा कर दिया। 30 सेकंड बोलने दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड। फ्राइडे के नमाज के बाद सबसे ज्यादा पत्थरबाजी होती है, फ्राइडे के नमाज के बाद सबसे ज्यादा ISIS के फ्लैग दिखाए जाते हैं। फ्राइडे, मैं पूछता हूं ये नबी जी से और मौलाना आलोक से कि फ्राइडे की नमाज में क्या सिखाया जाता है कि फ्राइडे के नमाज के बाद सब कुछ होता है? कुछ तो है फ्राइडे की नमाज में, और जब हम ये सच्चाई बोलते हैं तो ये बोलते हैं इंटॉलरेंस हो गया। मैं आज बोल रहा हूं, चिंता मत करिए, ये पॉलिटिकल, इसमें कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें बहुत सोच समझकर कुछ चीजें टीवी पे बोलनी नहीं है और कुछ चीज जमीन पे करनी है। जो चीजें जमीन पे करनी है वो होंगी, और जो चीजें टीवी पे बोलनी नहीं है वो मैं बोलूंगा नहीं। अब बताना जरूरी हो गया है आलोक जी, ये बात आप आए दिन कहते हैं और मैं आए दिन आपको बताता हूं कि छठी के बच्चे की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। आप एक पार्टी के, अरे भाई आपका गेस्ट वहां पर रोहित जी बैठकर कह रहा है, आपकी पार्टी के 36 प्रवक्ताओं के 360 बयान दिखा सकता हूं, हर चैनल पे जाके वो यही बोलते हैं
तो मुझे भी आप बोल इस देश की सारी मीडिया बिक गई क्या? आप लोग जब खरीद रहे थे मीडिया को तब भूल गए थे? आपके कितने चैनलों में पैसे लगे नेताओं के, वो याद नहीं आता आपको? आपके नेता वहां बैठ के क्या चलवाते हैं वो नहीं पता आपको? अभी पोल खोलना शुरू करूं आलोक जी आपकी, क्या क्या करती रही आपकी पार्टी, बताना शुरू करूं क्या क्या करती रही आपकी पार्टी मीडिया के जरिए? दूर दूर तक का नहीं है। बैठ के यहाँ पर केवल आरोप लगाने आते हैं आप लोग। आपके पास कुछ नहीं होता ठोस जिसमें आप कम से कम तथ्य रख सके। हर चैनल पे जाके आपकी पार्टी का ये रवैया रहता है, जहां आप जाके चैनल को बोलते हैं कि आप बीजेपी के पक्ष हो गए, आप बीजेपी की बात रख रहे हैं। आप लोगों को कोई लिहाज नहीं बचा इस बात का कि आप लोग खुद सरकार चलाते हुए क्या करते थे और आज दूसरों पे आरोप लगाते हैं बैठ के। तो जरूर कहा ये स्थिति हो गई आपकी, आज हाशिए पे आ गए आप लोग, तब भी आपको समझ नहीं आता है। लास्ट कमेंट शिवपाल सिंह जी, आपकी आवाज बंद है आलोक जी, चिल्लाते रहिए बैठ के। मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं, आवाज बंद है, चिल्लाते रहिए बैठ के। मैं एक स्वतंत्र बात कर रहा हूं। पार्टी के नेताओं से कितनी जगह उन्होंने पैसा लगाया, उन चैनलों पे क्या अपनी अपनी खबरें चलवाते थे? या आज भी अपनी अपनी खबरें चलवाते हैं? मैं एक न्यूट्रल और स्वतंत्र बात कहना चाहता हूं। मेरे कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव जो है पर पास है, ध्यान से सुनना। मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाने का नारा उठाया था, सबसे दुखी मौत मरे मोहम्मद अली जिन्ना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस अपनी जो जनता है इसको उस नरक में मत ढकेलिए और अपने आंखों खोल करके उनको उनकी हालत देख लीजिए कि किस हालत में वो लोग हैं। पंजाबी जमींदारों ने आकर के पूरे पीओके की जमीन खरीद ली है, बड़े बड़े फार्म बन गए वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई 370 नहीं है और इतने आपको 370 मिली हुई है जिसकी वजह से कोई भी हिंदुस्तान का आदमी कश्मीर में जाके नहीं बस रहा है। आपको पूरी स्वतंत्रता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रहा है पाकिस्तान, आपकी पूरी लॉयल्टीज को बदल रहा है, आपको गलत रास्ते में डाल रहा है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है पाकिस्तान का, जो साई वार बोलते हैं जिसको। और पूरे मीडिया को, पूरे सोशल जो मीडिया है उसको, उस पर बैन लगना चाहिए और सख्ती से ये चंद एलिमेंट जो आप लोग जैसे लोग कर रहे हैं इनको सख्ती से निपटना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। ये बताते हुए कि आज की चर्चा में जितना शोर रहा उससे दर्शक हमारे बहुत आते। उनका कहना है जब एक मेहमान बोल रहा हो तो दूसरे का समय या तो आप बंद कर दीजिए उसकी आवाज़, या फिर हर समय घड़ी लगा के रखिए ताकि एक व्यक्ति जब बोल रहा हो तो दूसरे की आवाज़ सुनाई न दे। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि सरकार देश में बीजेपी की है, सरकार जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की है। इसलिए हर बार ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस ने 600 फीट का गड्ढा दिया था, हमको इमारत बनाने में समय लगेगा। इस देश की जनता ने समय भी दिया है, इस देश की जनता ने इंतजार भी किया है और इस देश की जनता का ये अधिकार है कि वो किए गए वादों पर सवाल भी पूछे। और ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे जब तक उनके सही जवाब सामने नहीं आ जाते देश में। फिलहाल इतना ही।